नमस्ते। कल कन्हैया को भी मार दिया। कमलेश तिवारी से शुरू किया और बीच में कितने लोगों को मारते 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 कल कन्हैया को भी मार दिया। अब ट्विटर पे ट्रेंडिंग भी हो रही है, नेताओं द्वारा निंदा भी हो रही है, सरकार द्वारा कार्रवाई का भरोसा भी हो रहा है। कुछ लोग स्पेस पे इसकी चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग ट्विटर पे इसकी लाइव चर्चा कर रहे हैं। कैंडल लाइट भी निकलेगा, सब कुछ होगा। वो सब कुछ हो रहा है और होगा जो कमलेश तिवारी की हत्या के बाद हुआ, जो रिंकू की हत्या के बाद हुआ, जो नेगी की हत्या के बाद हुआ, जो शर्मा की हत्या के बाद हुआ। लेकिन कुछ बदला नहीं, नियम कानून व्यवस्था नहीं बदली, इसलिए हत्याएं हो रही हैं और आगे भी होंगी। मैं बार बार कहता हूं, ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होगी यात्रा सुरक्षित नहीं हो सकती। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, जब तक बिल्डिंग मटेरियल अच्छा नहीं होगा घर सुरक्षित नहीं बनेगा। डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक दवा अच्छी नहीं होगी तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी। इसी तरीके से शासक कितना ही ईमानदार हो, शासक कितना ही मेहनती हो, कितना ही सच्चरित्र हो, कितना ही अच्छा इंसान हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा तब तक देश में शांति नहीं आ सकती। और मजहबी उन्माद कोई ये सिंपल बुखार जैसी बीमारी नहीं है कि एक पैरासीटामोल दे देंगे और एक एंटीबायोटिक दे देंगे ठीक हो जाएगा। ये जिहाद, मजहबी उन्माद, ये तो कैंसर है। बुखार होता है तो एक टैबलेट या 2 टैबलेट से काम हो जाता है। कैंसर 1 टैबलेट 2 टैबलेट ठीक नहीं होता है। कैंसर में तो कई दवाइयां देनी पड़ती हैं, जरूरत पड़ने पे कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, जरूरत पड़ने पे ऑपरेशन करना पड़ता है, रेडिएशन देना पड़ता है, कई काम करने पड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश लगातार अराजकता बढ़ रही है, जिहाद बढ़ रहा है, मजहबी उन्माद बढ़ रहा है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, चरमपंथ बढ़ रहा है। जब कोई घटना हो जाती है उसकी निंदा होती है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग होती है, मीडिया उसको शाम को बहस करता है, अगले दिन अखबार में छप जाता है। उसके बाद सब अपना अपने दूसरे काम में लग जाएंगे, लेकिन वो परिवार जो बर्बाद हो गया वो जिंदगी भर बाद कभी उसको भूल नहीं पाएगा। 2-4 दिन के बाद हम भी, आप भी, सब लोग कन्हैया को भूल जाएंगे, लेकिन कन्हैया का बेटा, कन्हैया की पत्नी, कन्हैया के मां बाप इस दुख से कभी नहीं निकल पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हम जब तक समस्या की चर्चा करेंगे और समस्या के मूल कारण और समाधान की चर्चा नहीं करेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती जब तक दवा नहीं बदली जाती। अरे सबको पता है कि उन्माद कहां सिखाया जा रहा है, नफरत कहां सिखाई जा रही है। वो कौन सा स्कूल है जहां पे ये नफरत सिखाई जाती है? हम उस स्कूल को क्यों नहीं बंद कर देते? हमारा तो संविधान भी यही कहता है, समान शिक्षा होनी चाहिए। आखिर समान शिक्षा अधिकार कानून, जिसको हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, उसको पार्लियामेंट नहीं बनाया हुआ है ना। उसमें हम एक शब्द नहीं जोड़ पा रहे हैं, इक्वल। राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारे संसद ने बनाया हुआ है, उसमें केवल एक शब्द जोड़ दें, इक्वल, तो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी उसको कहते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन। उसमें एक शब्द इक्वल जोड़ते बन जाएगा RTEE, राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी वो 6 से 14 साल तक लागू होता है, उसको हम 6 से 18 कर दें। 18 का मतलब 12वीं तक। इस देश में अगर एक टैक्स हो सकता है, 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता? 1 नेशन 1 सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता?
हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है सबको समान अवसर मिले। समान अवसर तब तक नहीं हो सकता जब तक समान शिक्षा नहीं होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, इन सबको मर्ज करके क्यों नहीं एक भारतीय शिक्षा बोर्ड बना देते हैं और 12वीं तक सबके लिए वैल्यू बेस्ड कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करते हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अरे वन नेशन वन टैक्स में तो फिर भी बहुत ज्यादा राज्यों से सलाह लेनी पड़ी थी, बहुत सारा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑलरेडी एक कानून है, एग्जिस्टिंग कानून है जो लागू है इस समय, शिक्षा अधिकार कानून, राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसमें एक शब्द जोड़ना है, इक्वल, बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। जो उम्र है उसमें पढ़ने की बच्चे की जो 6 से 14 है उसको अमेंड करना है, 6 से 18 करना है। मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट में केवल 2 अमेंडमेंट चाहिए, केवल 2 अमेंडमेंट। एक, उसमें इक्वल वर्ड जोड़ना है उसके नाम में, तो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। दूसरा क्या करना है, उसमें जो 6 से 14 है उसको 6 से 18 करना है। गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, लेकिन सिलेबस तो एक होना चाहिए, करिकुलम तो एक होना चाहिए। सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा बोर्ड क्यों चल रहा है, मैं बार कह कह के थक गया हूं। और जब तक इस देश की आम जनता नेताओं की गुलामी नहीं छोड़ेगी, जब तक दल गुलामी नहीं छोड़ेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। जब तक पार्टियों के आधार पर बटे रहेंगे, हम वही बात सोचेंगे जो पार्टी के नेता बोलेंगे, हम वही बात अच्छा मानेंगे जो पार्टी के नेता बोलेंगे। तो एक बात याद रखिए, जब अराजकता की आग फैलेगी ना, तो कोई नेता आपको बचाने नहीं आएगा, बल्कि सबसे पहले नेता ही भागते हैं। जब पाकिस्तान का बंटवारा शुरू हुआ, भारत पाकिस्तान का, तो मनमोहन सिंह, राज कपूर, इंद्र कुमार गुजराल, सुनील दत्त, मिल्खा सिंह, मोहिंदर अमरनाथ, लाला अमरनाथ, जेठमलानी जी, आडवाणी जी खुद ही चले आए थे। मजहबी उन्माद की आग लगती, सबसे पहले जो एलिट क्लास है, संभ्रांत वर्ग, जो नेता अभिनेता होते हैं, सबसे पहले भागते हैं। उनको अपने सामान उमाने की इतनी लालच नहीं होती, उनके दिमाग में होता है भाई ठीक है, जिंदगी बची रहेगी फिर कमा लेंगे। फंसता है मध्यम वर्ग, फंसता है निम्न वर्ग, फंसता है वहां पे गरीब। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो, कोई नेता अभिनेता नहीं मारा गया था, याद रखिए, सब भाग आए थे भारत। फंसे वहां कौन? बेचारे वो गरीब, जिनको अपनी जमीन से बड़ा लगाव होता है, अपने खेत खलिहान से बड़ा लगाव होता है, अपने घर मकान से बहुत लगाव होता है, वो बचते हैं और बाद में वही खत्म हो जाते हैं। 25% थे ना माइनॉरिटी हिंदू पाकिस्तान में, 1% बचे हुए, 24% खत्म हो गए। और कितने साल में? 75 साल में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी मानसिकता क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, हम क्यों पार्टियों के भरोसे बैठे हुए हैं, क्यों अपनी बात को आगे हम स्वतंत्र रूप से नहीं कह पा रहे, हम क्यों सही बात को बोलने में डर रहे हैं। सही बात को अगर आप बोलने में डरोगे तो याद रखिए, आपका टाइम तो हो सकता है कट जाए, लेकिन आपके बच्चे का टाइम बड़ा खतरनाक आने वाला है। आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदने से और बड़ा बड़ा फ्लैट खरीदने से और फार्म हाउस बनाने से और महंगे महंगे घर बनाने से आपके बच्चे का भविष्य सेफ सुरक्षित नहीं होने वाला है। ये सब था। आडवाणी जी भी बहुत बड़े आदमी थे, राम जेठमलानी जी बहुत बड़े आदमी थे, मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े आदमी थे, इंद्र कुमार गुजराल बहुत एलिट क्लास के थे, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, सुनील दत्त, लाला अमरनाथ, ये सब संभ्रांत वर्ग थे। मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूं जो बड़े एलिट क्लास के लोग थे। ये सब भागे थे, और कोई नंगे पांव भागा, कोई बनियान पहन के भागा था, कोई पैजामा पहन के भागा था, कोई तौलिया लपेट के भागा था। ये भी याद रखिए, कोई एक पैसा लेकर वहां से नहीं भाग पाया था। थे इनके पास भी उस समय अच्छे मकान थे, इनके पास इनका अच्छा धंधा व्यापार था, इनके पास बड़े बड़े वहां पे खेत थे, सब कुछ था, लेकिन कुछ नहीं लेके भाग पाए ना। आपको क्या लगता है कि केवल खेत, अपनी एक महंगी कार खरीद लेने से, महंगा और एक मकान बना लेने से, 3 बेडरूम 4 बेडरूम का फ्लैट लेने से आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन से सुरक्षित रहेगी? और जिनके भरोसे आप बैठे हुए, ये सब भाग जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। ये जितने आपको नेता अभिनेता दिखाई दे रहे हैं, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में अपना मकान बना रखा है, किसी ने अपना कनाडा में बना रखा है, किसी ने अमेरिका में बना रखा है, किसी ने लंदन में बना रखा है, सबने अपना मकान बनाया हुआ है। जिस दिन यहां पे अराजकता की आग फैलेगी, ये चुपचाप फ्लाइट पकड़ेंगे, भाग जाएंगे। बचेंगे केवल आप और हम। तो मेरा इसलिए आपसे निवेदन है, इस मजहबी उन्माद को रोकने के लिए कम से कम आवाज तो उठाइए।
समान शिक्षा की मांग करिए, 18 वर्ष तक समान शिक्षा लागू करना बहुत जरूरी है, तभी जाके नफरत बुझेगी। और दूसरा, विदेशी फंडिंग रोकने की मांग करिए। 2010 में कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया था, उसको कहते हैं FCRA। वो कानून आज भी चल रहा है। उस कानून के चक्कर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए विदेशों से आ रहा है FCRA कानून के जरिए, और हवाला के जरिए अलग से आ रहा है। ये तो बड़ी सामान्य सी बात है कि जब दुश्मनों को हराना हो तो उनसे लड़ने के साथ साथ उनकी रसद काट देना चाहिए। ये बहुत सामान्य सा प्रिंसिपल है। किसी दुश्मन को हराना है तो आप उससे लड़िए, लेकिन उसकी रसद भी काटिए, जो उसकी सप्लाई आ रही है उसको बंद करिए। ये बहुत बेसिक फंडा है। हम देश के गद्दारों की रसद क्यों नहीं काट रहे हैं? हम FCRA कानून को क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? FCRA उनका रसद है। FCRA कानून खत्म कर दें और हवाला के खिलाफ कठोर कानून बना दें। 2 तरीके की फंडिंग होती है, जिहादियों को, नक्सलियों को, मजहबी उन्मादियों को, माओवादियों को, अलगाववादियों को, कट्टरपंथियों को। एक FCRA के जरिए होती है, दूसरा हवाला के जरिए होती है। हम हवाला के खिलाफ अमेरिका जैसा कानून क्यों नहीं बनाते हैं जहां 300 साल 400 साल सजा होती है? हम हवाला के खिलाफ चीन जैसा कानून क्यों नहीं बनाते जहां फांसी दी जाती है? हमारे यहां हवाला में केवल 3 से 7 साल सजा है। आप समझिए इसको, 3 से 7 साल हवाला एज इट इज चल रहा है। एक बार आप खुद सोचिए, हिंदुओं की हत्या वैसे ही हो रही है जैसे हो रही थी। पलायन आज भी हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट आज भी हो रहा है, धर्मांतरण आज भी हो रहा है, रोहिंग्या की घुसपैठ आज भी हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ आज भी हो रही है। 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं और 5-6 हजार रोहिंग्या बांग्लादेशी भी रोज आ रहे हैं। 90,000 के आसपास हो गया टोटल। आप कल्पना करिए आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने बहुत देशों का इतिहास पढ़ा है। 100 से 125 साल में देश खत्म हो गए इस धरती से। देश से खत्म हुए मतलब उनका नाम बदल गया, वो देश तो बचे हुए, लेकिन उस देश की संस्कृति खत्म हो गई और उस देश का नाम भी खत्म हो गया। पर्शिया, जहां पे 95% पारसी थे, मात्र 100 साल में ईरान बन गया था। दुर्योधन का ननिहाल गंधार 100 साल में वो कंधार बन गया, अफगानिस्तान बन गया। कुंभा लगभग 100 से 125 साल में काबुल बन गया। तक्षशिला भी लगभग 100 से 125 साल में रावलपिंडी बन गया। राजा भरत का ननिहाल, जहां से रानी कैकेयी आई थी, उस देश का नाम था कैकेय, वो भी लगभग 100 साल में पेशावर बन गया। कोई भी देश 100 से 125 साल में कन्वर्ट हुआ है, चेंज हुआ है, खत्म। और भारत को आप देख लीजिए, 1947 में भारत का विभाजन हुआ। विभाजन के बाद पाकिस्तान में 1/4 माइनॉरिटीज थे, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन। आज पाकिस्तान में 1% बचे, 25% थे, 1% बचे। अभी उसके बाद छोड़िए, अभी ये बांग्लादेश कितना हुआ, 50 साल भी नहीं हुआ बने हुए। बांग्लादेश में 30% हिंदू थे, 7% बचे हैं, खत्म हो गए ना। और भारत में 90% से कम होते होते 78% आ चुके हैं हिंदू। भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, स्टेट वाइज अगर हम काउंट करें तो। और डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंट करें तो 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए। भारत में कुल 750 जिले हैं, 750 में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए। अगर हमने कठोर कानून नहीं बनाया, और मैं कानून कोई बाहर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं केवल संविधान की बात कर रहा हूं। समान शिक्षा कानून होना चाहिए, यह संविधान कहता है। समान नागरिक संहिता होना चाहिए, यह संविधान कहता है। घुसपैठ नियंत्रण कानून होना चाहिए, यह संविधान का प्रावधान है। जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, यह संविधान में लिखा हुआ है। धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, यह संविधान का प्रावधान है। तो हम संविधान के बाहर कहां जा रहे हैं? अगर हम संविधान में जो बातें लिखी हैं, समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, उसके लिए भी आवाज नहीं उठाएंगे, उसके लिए भी डरते रहेंगे कि यार ये नेता बुरा मान जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टियां बुरा मान जाएंगे। तो याद रखिए, आपका भविष्य तो सुरक्षित होगा, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं। और ये सब जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं, मुझे भी पता है कि नेताजी का अंतिम क्या हश्र हुआ था। मैं जानता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ अंत में क्या हुआ था। मैं जानता हूं दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ अंत में क्या हुआ था। फिर भी मैं सच बोल रहा हूं। अगर मुझे केवल अपने परिवार की चिंता होती तो मैं भी
अच्छा खासा, मैं भी 4 बेडरूम 5 बेडरूम का मकान दिल्ली में खरीद सकता था। मैं भी महंगी गाड़ियों से, BMW मर्सिडीज से चलता। मैं 15 साल पुरानी वैगनार से नहीं चलता। मैं दिल्ली से बहुत दूर नहीं रहता। मैं छोटे से 100 गज के मकान में नहीं रहता। मैं भी 400 गज 500 गज का मकान खरीद लेता। मेरे साथ जो लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं रोज 4 से 5 लाख रुपए कमाते हैं। हमारे जैसा वकील, जो वैसे तो लोग 200-300 करोड़ रुपए कमा, लेकिन हमारे जैसा वकील भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में महीने में 1 करोड़ कमा लेता है। यानी साल में 10 से 12 करोड़ रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हमने सब कुछ छोड़ा, हमने PIL किया। हम आपके बीच में हमेशा आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं, केवल इसलिए करते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे और आपके बच्चों का भविष्य सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। सांप आपके बिस्तर के नीचे भी है, सांप मेरे बिस्तर के नीचे भी है। आप आराम से सो रहे हैं क्योंकि आप बिस्तर के नीचे झांक के देख नहीं रहे, और मैं टेंशन में हूं, मैं तनाव में हूं, क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा है। पर्शिया कितने दिन में ईरान बना, गंधार कैसे कंधार बना, कैके कैसे पेशावर बना, तक्षशिला कैसे रावलपिंडी बना, कुंभा कैसे काबुल बना, सुवास्तु कैसे चेंज हुआ, ये सब देशों का इतिहास मैंने 55 देशों से ज्यादा के इतिहास मैंने पढ़े हैं। इसलिए मुझे टेंशन हो रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं संविधान लागू करो, संविधान लागू करो, संविधान लागू करो। भ्रष्टाचार खत्म करो, हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाओ, हवाला काले धन के खिलाफ कठोर कानून बनाओ। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक कानून से बात नहीं बनेगी। अगर आप सोचते हैं कि समान शिक्षा लागू कर दें जिहाद रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। समान नागरिक संहिता लागू कर दें रुकेगा, नहीं रुकेगा। घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाए जिहाद रुकेगा, नहीं बनेगा, नहीं रुकेगा। केवल धर्मांतरण नियंत्रण कानून से जिहाद रुक जाएगा, नहीं। केवल भ्रष्टाचार रोकने से नहीं। ये कैंसर है। इसके लिए आपको 10 कानून बनाने पड़ेंगे। समान शिक्षा कानून भी बनाना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता भी लागू करना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून भी बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, काले धन के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, बड़े नोट बंद करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है, जितना हवाला होता है उतनी ज्यादा अराजकता होती है, उतना ज्यादा उन्माद होता है, उतना ज्यादा मजहबी उन्माद होता है, उतना ज्यादा जिहाद होता है। क्योंकि सारी जिहादियों की फंडिंग हवाला से होती है, और हवाला का सीधा सीधा संबंध बड़े नोट से है। जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा हवाला। अगर 2000 की नोट चल रही है तो हवाला ज्यादा होगा, 500 की नोट चलेगी तो हवाला कम होगा, 100 रुपए की नोट चलेगी हवाला और कम होगा। इस देश में हर साल टोटल सेंटर और स्टेट का टोटल बजट 70 लाख करोड़ का है। केंद्र और सभी राज्यों का जो टोटल बजट है 70 लाख करोड़ है। इस बजट का 20% यानी 14 लाख करोड़ घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी में चला जा रहा है। यानी हर साल 14 लाख करोड़ काला धन बढ़ रहा है। इस देश में माइनॉरिटी कौन है किसी को नहीं पता। माइनॉरिटी कितने % वाला किसी को नहीं पता। माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी फेमिनिस्टी चल रही है। जब तक ये विशेष दर्जा चलेगा, जब तक वो विशेष स्कूल चलेगा, जो एक नहीं, इस समय करीब 7.5 लाख स्कूल हो चुके हैं पूरे देश में, जब तक विदेशी फंडिंग चलती रहेगी कुछ नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कट्टरवाद कम नहीं होगा, मजहबी उन्माद कम नहीं होगा, अराजकता कम नहीं होगी। इसलिए आपको यह विशेष दर्जा खत्म करना पड़ेगा, विशेष स्कूल को बंद करना पड़ेगा, विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा, समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना पड़ेगा, और जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। सजा जितनी जल्दी मिलेगी और जितनी ज्यादा मिलेगी, अपराध उतना कम होगा। जैसे इसने जोधपुर में मारा, अगर इसको 6 महीने साल भर के अंदर फांसी हो गई तो कम से कम 100, 200, 500 और जो जिहादी जिनके दिमाग में जिहाद चल रहा है उनका जिहाद रुकेगा। अगर इसको 20 साल के बाद फांसी होगी तब तक 100, 200 हत्या और हो चुकी होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इसलिए जुडिशियल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। जुडिशियल रिफॉर्म, क्योंकि हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल बना लिया, अग्नि ब्रह्मोस बना लिया, हमारे डॉक्टरों ने दुनिया की सबसे अच्छी वैक्सीन बना लिया,
हमारे कानून निर्माता दुनिया का सबसे अच्छा कानून क्यों नहीं बना रहे? उनको उसी बात के लिए तो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, पेंशन मिलता है। जैसे ड्राइवर को तनख्वाह मिलती है अच्छी तरीके से गाड़ी चलाने के लिए, ऐसे सांसदों को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है अच्छी तरीके से कानून बनाने के लिए। वो अच्छा कानून क्यों नहीं बना रहे? हम अपने कानूनों का अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, सिंगापुर के साथ कंपैरिजन क्यों नहीं कर रहे? हम ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि हम अमेरिका में घूसखोरी करने पे आजीवन कारावास होता है, चाइना में घूसखोरी करने पे फांसी होती है घूस लेने पे, हमारे देश में केवल 3 से 7 साल। अमेरिका और चीन में काले धन पे फांसी, चीन में तो काले धन पे फांसी का कानून है और अमेरिका में आजीवन कारावास का। हमारे यहां केवल 3 से 7 साल। अमेरिका, चीन में हवाला में पकड़े जाने पे फांसी का कानून है, अमेरिका में आजीवन कारावास, हमारे यहां केवल 3 से 7 साल। हमारे यहां बेनामी संपत्ति कितनी हो, केवल 3 से 7 साल सजा होगी। आय से अधिक संपत्ति कितना भी हो, 3 से 7 साल सजा होगी। और सजा भी कितने, 20 साल बाद, 30 साल, 40 साल के बाद। राहुल गांधी का मुकदमा, FIR लिखी गई 2012 में, 2022 में पूछताछ हो रही है। आप सोचिए ना, क्या हमने कितना घटिया कानून बना रखा है, कितनी घटिया हमने व्यवस्था रखी है। हम जुडिशियल रिफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? हम पुलिस को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बना रहे? हम पुलिस क्यों नहीं काम कर रही? पता है आपको, पुलिस को तो हम लोग कोसते रहते हैं क्योंकि पुलिस सत्ता के इशारे पे नाचती है। पुलिस कुछ भी करने के पहले वो स्वतंत्र नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इम्पार्शियल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1861 का कानून चल रहा जो अंग्रेजों ने बनाया था। जब तक वो कानून खत्म नहीं होगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। तो पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा। अनपढ़, गंवार, गुंडे, बदमाश कोई शिक्षा मंत्री बन रहा है, कोई कानून मंत्री। आप बताइए, जिसको ड्राइविंग करना नहीं आता आप उसको अपना ड्राइवर रख सकते हो क्या? लेकिन जिसको कानून की ABCD नहीं पता वो कानून मंत्री बन सकता है। जिसको मिस्त्री का काम नहीं आता, घर की दीवार की चिनाई नहीं आती, आप उससे अपना घर बनवा सकते हो क्या? लेकिन जिसको एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो शिक्षा मंत्री बन सकता है। जिसको दवा देनी नहीं आती, डॉक्टरी नहीं आती, जिसने MBBS कोर्स नहीं किया, BHMS, BMS कोई कोर्स नहीं किया, मेडिकल कोर्स नहीं किया, उससे अपना इलाज करा सकते हो क्या? नहीं। लेकिन हमारे देश में गुंडे, बदमाश भी गृह मंत्री बन सकते हैं। तो चपरासी बनने के लिए भी हाई स्कूल पास होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री बनने के लिए कोई एजुकेशन नहीं, कोई मतलब आप अनपढ़, गंवार हो, कुछ भी हो, बस। कई सारे राज्यों में आप देख लीजिए किस तरीके से चल रहा है। अरे जब अनपढ़, गंवार, गुंडे, बदमाश सांसद, विधायक, मंत्री बनेंगे तो कहां से अच्छा कानून बनाएंगे? उनको तो वो तो केवल अपना जो उनकी पुरानी आदत थी वही काम करेंगे ना। वो तो हम इलेक्शन रिफॉर्म कर नहीं रहे, पुलिस रिफॉर्म कर नहीं रहे, जुडिशियल रिफॉर्म कर नहीं रहे, और सरकार कर नहीं रही है और हम लोग आवाज नहीं उठा रहे। हम इतने ज्यादा दल गुलाम हो चुके हैं, इतने नेताओं के गुलाम हो चुके हैं कि हमें अपने बच्चों की भविष्य की चिंता ही नहीं है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब अराजकता की आग हमारे घर में आएगी तो कोई नेता हमारी आग बुझाने नहीं आएगा। वो तो पहले अपना घर की आग बुझाएंगे। और आग क्या बुझाएंगे? तो उनको तो पहले ही पता चल जाएगा आग लगने वाली, इसलिए पहले वो एयरपोर्ट पहुंच के सीधे फ्लाइट पकड़ लेंगे, निकल जाएंगे। तो अफगानिस्तान में अभी पिछले साल इतना हुआ था, आपने देखा वहां का कोई सांसद मारा गया हो, कोई विधायक मारा गया हो, या वहां कोई नेता मारा गया हो? सब निकल लिए पहले ही। बाद में कौन हुआ? आम जनता बेचारी जहाज का टायर पकड़ पकड़ के घूम रही थी, जहाज का टायर पकड़ के लटक रही थी और गिर गिर के मरी है। ये सिचुएशन हुई है। आप क्या चाहते हो कि जब यहां भारत अफगानिस्तान बन जाएगा तब आपकी आंख खुलेगी? भारत पाकिस्तान बन जाएगा तब आपकी आंख खुलेगी? भारत बांग्लादेश बन जाएगा तब आपकी आंख खुलेगी? आखिर आप अपनी दल गुलामी कब छोड़ोगे? नेताओं की गुलामी आप कब तक सहोगे? मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कमलेश तिवारी मारा गया, अगर उसके बाद नियम कानून बदले होते तो शायद ये कन्हैया बच जाता, बीच में बहुत सारे लोगों की हत्या नहीं होती। सठे साठ्यम समाचारित, दंड जितना कठोर होगा और दंड जितना जल्दी मिलेगा, अपराध उतना कम होगा, अराजकता उतनी कम होगी, कट्टरवाद उतना कम होगा, माओवाद कम होगा, अलगाववाद उतना ही कम होगा, नक्सलवाद उतना ही कम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है शिक्षा। सबसे पहले 18 वर्ष तक इस देश में समान शिक्षा लागू हो। ये जो पर्सनल लॉ चल रहे हैं हिंदू मुस्लिम का अलग अलग, ये खत्म करके समान नागरिक संहिता लागू हो। ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं आप सोचिए? अमेरिका में क्यों नहीं जाते, चाइना क्यों नहीं जाते, फ्रांस क्यों नहीं जाते, सिंगापुर क्यों नहीं जाते, भारत ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास घुसपैठ नियंत्रण कानून ही नहीं है।
हमारे पास अगर एक कानून हो कि जो घुसपैठ में पकड़ा जाएगा हम उसको उसका सारा 100% उसकी जो कुछ उसके पास होगी संपत्ति वो जब्त करके उसको हम 10 से 20 साल की सजा देंगे, कोई घुसपैठिया आएगा ही नहीं। और अभी भी चलो जो आ गए अभी भी कानून बना दें घुसपैठ खिलाफ कठोर कानून और कह दें कि भाई देखो 3 महीने का टाइम है, सब लोग जिसको इसको जाना चले जाओ, 3 महीने के बाद जो पकड़ा गया उसको हम कम से कम 50 साल की सजा देंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बिना एनआरसी लागू किए घुसपैठिए भाग जाएंगे। लेकिन ये बात कैसे आगे बढ़े, कैसे इस पर चर्चा हो? जब हम और आप चर्चा करेंगे। आप सब लोग कड़वी बात, सही बात को सोशल मीडिया में लिखना शुरू करेंगे। दिल्ली और गाजियाबाद सटा हुआ है। गाजियाबाद में धर्मांतरण अपराध है, लेकिन दिल्ली में धर्मांतरण अपराध नहीं है। इसका मतलब सड़क के एक तरफ गाजियाबाद है, दूसरी तरफ दिल्ली है। सड़क के एक तरफ आप धर्मांतरण करोगे तब सजा मिलेगी, दूसरी तरफ सजा नहीं मिलेगी। क्यों? अरे जब धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है तो हम राष्ट्रीय स्तर पे धर्मांतरण विरोधी कानून क्यों नहीं बना रहे? और अलग से कानून बनाने की भी जरूरत नहीं है। एक इंडियन पिनल कोड बनाने की जरूरत है जिसमें 50 तरीके के जो अलग अलग कानून चल रहे हैं, घूसखोरी का अलग, जमाखोरी का अलग, मिलावटखोरी का अलग, कालाबाजारी का अलग, धर्मांतरण का तो कोई चलो कानून ही नहीं है, सबको मर्ज करके 1 नेशन 1 पिनल कोड, एक देश एक दंड संहिता आराम से बनाई जा सकती है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बस इतना याद रखिएगा, हम अगर अपने बच्चों को भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो केवल मकान, दुकान, घर ये पर्याप्त नहीं है, अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी पर्याप्त नहीं है, बल्कि अच्छा कानून और अच्छा नियम और अच्छी व्यवस्था बहुत जरूरी है। उसके बिना हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।